हेलो फ्रेंड्स, आज का विषय हमारा वर्ण क्या है। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जैसे कि आ, ई, उ, का, ख, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे कि का है, उसके हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। ठीक है, आगे है, भाषा का मूल रूप मनुष्य के मस्तिष्क में बोधन और अभिव्यक्ति की क्षमता के रूप में विद्यमान रहता है। जो भाषा का मूल रूप है वो मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान रहता है कि उसे क्या बोलना है और क्या ग्रहण करना है। ठीक है, आगे है, आधुनिक भाषा विज्ञान में भाषा को ऐसे बौद्धिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। भाषा की इन्हीं पारंपरिक ध्वनि प्रतीकों को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, आगे है, हमारी भाषा में वर्ण शब्द का प्रयोग भाषा की ध्वनि और उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त लिपि चिन्हों दोनों के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारी भाषा है उसमें वर्ण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लिखित और मौखिक लिपि दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, जो हम बोलते हैं, हमारे ध्वनि चिन्ह और जो हमारे लिपि चिन्ह हैं, उन दोनों के लिए वर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि का है, अगर हमने उसको का बोल दिया तो वो उसका ध्वनित रूप हो गया। ठीक है, और अगर हमने इसको लिख दिया तो वो उसका लिपि चिन्ह हो गया। ठीक है, तो हम इसको वर्ण कहेंगे। आगे है, हम कह सकते हैं कि वर्ण ध्वनियों के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं और ये ही भाषा की लघुतम इकाई है। हिंदी के वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी की जो वर्ण है उनको अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जो हिंदी के वर्ण हैं वो किस लिपि में लिखे जाते हैं? देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उसका हम नीचे पॉइंट में देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे कि का एक वर्ण है और ला एक वर्ण है, दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया? कल बन गया। ठीक है, तो वर्णों के संयोग से क्या बनता है? शब्द बनते हैं। आगे है अगला पॉइंट, वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। ठीक है, जो वर्ण शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? ध्वनि के लिए भी होता है और ध्वनि चिन्हों के लिए भी होता है। अगला पॉइंट है, वर्ण ध्वनियों के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। ठीक है, इन दोनों की लिखित का भी प्रतीक होता है और उच्चरित रूप का भी प्रतीक होता है वर्ण। अगला पॉइंट है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया वही है यहाँ पे। अगला पॉइंट है, हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जा सकते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जो वर्णों का समूह है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे हम वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ के बाद बड़ा आएगा, ई के बाद बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, तो एक व्यवस्थित क्रम में ये सब होते हैं। तो इसी को हम जो वर्ण होते हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। आगे है, हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हिंदी का जो चिन्ह है उनको हमने व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्णों और बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। तो देखिए, जो वर्ण है वो पहले उसमें स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं। ठीक है,
आगे हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर में हमारे ये सभी स्वर दे रखे हैं और स्वरों की मात्रा दे रखी है, लेकिन इन सभी स्वरों में आ की कोई मात्रा नहीं होती, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि वह सभी व्यंजनों में अंतर्निहित होता है। ठीक है, अगर हम बिना आ के अगर किसी भी व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके नीचे क्या लगता है, हलंत लग जाता है। ठीक है, आगे है अनुस्वार। आ के ऊपर एक बिंदी लग जाती है तो वह अनुस्वार कहलाता है। विसर्ग आगे पीछे दो बिंदी लगती है तो वो विसर्ग कहलाता है। आगे है हमारे व्यंजन। तो फ्रेंड्स ये आप बड़े ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये सब हैं हमारे व्यंजन। ये का वर्ग का व्यंजन है, इसमें का, खा, गा, घा, अड़ा ये सब आते हैं। ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन और अगत वर्ण, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे है कि हिंदी के वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि उनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। ठीक है, जो हिंदी के जो वर्ण हैं उनको हम अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि इनका हम स्वतंत्र उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी और शब्द या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इनको अक्षर भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, स्वर तो अपनी प्रकृति से ही अक्षर होते हैं, परंतु हिंदी के व्यंजन वर्णों में भी आ वर्ण रहता है। ठीक है, जो हमारे स्वर होते हैं वो अपनी प्रकृति से ही अक्षर होते हैं, मतलब उनको बोलने के लिए व्यंजनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए स्वरों के इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और मतलब आ रहता है, विद्यमान रहता है व्यंजन में। ठीक है, कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए, कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि हमें स्वर रहित व्यंजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम स्वर रहित व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो व्यंजन है उसके नीचे क्या हलंत का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पट्टी चिन्ह, हा के नीचे हलंत लगा है और यहाँ पे टा के नीचे हलंत लगा हुआ है। ठीक है, ये हमें हिंदी की जो मानक संख्यावाची चिन्ह है वो दे रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हमने वर्ण समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।